गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है सनी कुमार और ये मेरा कोटा 13 है जिसमें मैं रीडिंग करने वाला हूँ फ्रॉम अपना हाथ जगन्नाथ से। पहला अध्याय, तो स्व सहायता क्यों, है ना, मतलब कि अपने आप की सहायता क्यों करें, है ना। तो इसका मतलब तो मैं हर्षविहार दिल्ली का रहने वाला हूँ और चलो रीडिंग शुरू करते हैं, है ना। तो पिछले 8 वर्षों में टीसा से जुड़े ज़्यादातर लोगों ने बताया कि ई स्पीच थेरेपी में उन्हें सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का लाभ मी 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 मिला। कुछ समय बाद उनका हकलाना फिर लौट आया। इससे हमें दो बातें समझ में आती है, जैसे मलेरिया या ब्रोंकाइटिस का क्योर संभव है, वैसा स्टैमरिंग में नहीं। दूसरी बात, हकलाने में काफ़ी लंबे समय तक मदद की ज़रूरत पड़ती है और ई ई ई इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने स्पीच थेरेपिस्ट खुद बने, ठीक है। दूसरा, कब तक हमारी मदद करेगा, और करे भी तो लंबे समय तक उसकी फीस सॉरी कि कितने दे पाएंगे। यानी अगर आप अगले 1 साल तक बाइक पर भारत भ्रमण की योजना बना रहे हैं तो स्पार्क पलंग साफ करना भी सीख लें और पंचर लगाना भी, क्योंकि तभी तो सफ़र का मज़ा आएगा। सही है। यहाँ एक अहम सवाल है कि क्या आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। टीसा का अनुभव यह है कि ज़्यादातर हकलाने वाले भारत में अपने ही प्रयासों से ठीक हुए हैं, ठीक है। अधिकतर तो कभी किसी थेरेपिस्ट के पास गए नहीं। वो ये तो अच्छी बात है। थोड़े से जो गए, कुछ ही महीनों में सिखाई गई तकनीकों का प्रयोग बंद कर चुके थे। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टेक्निक्स का यूज़ करते रहना है, तभी हमें हमारी टेक्निक्स को अपनी आदतों में डालना है, तो ही हम उस टेक्निक का ढंग से यूज़ कर पाएंगे, है ना। और अपने स्तर पर हाथ पांव मार रहे थे या कुछ नया तलाश कर रहे थे, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर थेरेपी की असफलता के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानकर
अंदर से निराश हो चुके थे, ठीक है। वो उनमें से एक मैं भी था। तो फला व्यक्ति तो क्योर हो गया, मगर मैं क्यों नहीं? शायद मैंने मेहनत नहीं करी, शायद मैं अभागा हूँ आदि, ये मेरे को फील होता था अंदर से। सही कह रहा हूँ। कम ही थेरेपिस्ट इस मुद्दे को खुलकर समझाते हैं कि हकलाने की असली वजह कोई नहीं जानता, और इसीलिए क्योर भी किसी के पास नहीं है। और जिसे लोग क्योर समझ रहे हैं वह सिर्फ कंट्रोल या मैनेजमेंट है, या सिर्फ ब ब ब ब बहुत ही बिरले मामलों में स्पा, नेटियम, रिकवरी जड़ से ठीक, जिसे ना तो कोई समझता है और ना ही किसी दूसरे को दे सकता है, ठीक है। जैसे कभी कैंसर के ऐसे रोगी जिन्हें डॉक्टर जवाब दे चुके हैं अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, क्योंकि क्यों कोई नहीं जानता, ठीक है। मगर ऐसे मामले बेहद कम हैं। पर्याय हकलाना कुछ महीनों के लिए शांत हो जाता है और फिर लौट आता है, ठीक है। जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर नया कॉलेज, कैंपस इंटरव्यू, नई नौकरी, शादी ब्याह आदि। अन्य शब्दों में ऐसा कुछ करे कि हकलाना हमेशा के लिए ठीक हो जाए, जैसी कोई चीज़ नहीं, मगर मन ही मन मानता नहीं। मन की मानता नहीं। टीसा की सोच है कि हकलाहट का भले क्यों ना हो, मगर समाधान है, ठीक है। और वह स्व सहायता में छिपा है, जहाँ पर हम अपने थेरेपिस्ट खुद बनते हैं, मगर एक दूसरे की मदद से। हमें PWS लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उनसे हेल्प लेनी भी चाहिए, ये ठीक है। मैं इससे सहमत हूँ। यानी एक ऐसा स्व या सहायता समूह जहाँ हम एक दूसरे को सम्मान पूर्वक सुनते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, नए व्यवहारों को निर्भय होकर आजमाते व अपनाते हैं। अगर आप किसी ऐसे समूह में जाए तो पहली बात तो बिजली की तरह मन में कूदती है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये सही है। ये मेरे को भी पहली बार जब मैं टीसा में आया था तो ही मेरे को एहसास हुआ था कि मेरे जैसे और लोग भी हैं जो सेम टू सेम फीलिंग रखते हैं, जैसा मैं रखता हूँ। तो और इन्होंने कक्षा में रोल कॉल कैसे दिया होगा, नौकरी के लिए इंटरव्यू कैसे दिया होगा, चलो पता करते हैं। इस तरह हम हकलाने की मानसिकता से ऊपर उठते हैं। ये किसी क्योर से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हम कुशल
संचारकर्ता सामाजिक प्राणियों और एक ने, 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 नेटवर्क के अंग बनते हैं। वह स्व सहायता समूह की सबसे बड़ी ताकत है। आप अपने जैसे ही लोगों के बीच में हैं और उनसे कुछ भी पूछने को आज़ाद हैं, ठीक है। और वह यह सब एक दोस्ती की भावना से प्रेरित हैं, किसी शुल्क या पैसे से जुड़ा नहीं, ठीक है। स्व सहायता समूह के केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि फ़ोन, व्हाट्सएप ऐप, गूगल हैंगआउट, स्काइप आदि पर आधारित भी हो सकते हैं। वस्तुतः आप ही एक स्व सहायता समूह शुरू कर सकते हैं। ओके, ये तो करना पड़ेगा यार। यह करने करने से पहले कुछ बुनियादी जानकारी व तकनीक आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आप अपनी व दूसरों की सार्थक मदद कर पाए। पर्याय हकलाने वाले समस्या को स्वीकार करने के बजाय उनको नकारना ही सुविधाजनक पाते हैं। ये सही है, ये मैं भी ये ही करता था। अपनाने के बजाय मैं उसको छोड़ ही देता था। तो यह नकारना पर्याय अवचेतन मन के स्तर पर होता है और इसलिए हम कई बार पूरी ईमानदारी से कहते हैं नहीं, मैं नहीं हकलाता, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ कभी कभी, बस एक दो शब्दों पर। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं आती। मैं कभी नहीं बोलता था ताकि मैं नहीं हकलाता। मैं जो भी कोई मेरे से पूछता था कि क्या तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम है, मैं सीधा कहता था कि हाँ, मेरे को बोलने में मैं हकलाता हूँ, मेरे को स्टैमरिंग है। तो मैंने कभी छिपाया नहीं। बट जब मैं कोई स्ट्रेंजर के सामने जाता हूँ तो फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस सामने वाले को मालूम ना हो पाए कि मैं हकलाता हूँ। तो वही ठीक है। यह नकारना हमारी तकलीफ और बढ़ा देता है। कॉलेज ऑफिस में इस मुद्दे पर खुलकर बात करने के बजाय हम सालों इसे छिपाते और घुटते रहते हैं। नाते रिश्तों में भी यही नकारना अन्य तमाम मानसिक तनावों को जन्म देता है, ठीक है, सही है। इस तरह अगर देखें तो समझ में आता है कि हकलाने में 90% से भी ज़्यादा भूमिका मनोवैज्ञानिक प्रभाव की है, ठीक है। और बोलने की समस्या वस्तुतः एक बहुत सी छोटी भूमिका निभाती है, पर पर्याय हकलाने व उनके थेरेपिस्ट बोलने की समस्या के पीछे पड़े रहते हैं और मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारकों पर ध्यान ही नहीं देते। इसी कारण परंपरागत थेरेपी में थोड़ा फ़ायदा होता है, वह भी कुछ
महीनों में गायब हो जाता है और हकलाना फिर लौट आता है। मेरा सोचना भी यही था एकदम कि थेरेपिस्ट लोग जो हैं वो डीप में नहीं जाते हैं, वो बस ये कोशिश करते हैं कि इसकी आवाज़ क्लीन हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर कि गाँवों में कहा जाता है कि जब हम खेतों के अंदर फसल बोते हैं तो जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। उखाड़ने का मीनिंग है कि हम उन्हें जड़ से हटा रहे हैं, है ना। तो यही है कि ये जो थेरेपिस्ट जो करते हैं वो सही है, कुछ लोगों के काम आता है, बट वो जड़ से नहीं उखाड़ते। वो बस ऊपर ऊपर की घास काट देते हैं, ऊपर ऊपर की जंगली घास काट देते हैं, पर जड़ उनकी ज़मीन में ही रहती है। तो उस कारण से फिर से वो जंगली घास उग जाती है। तो इसी को डॉक्टर सिहान ने समुद्र में तैरते हिमखंड की उपमा दी थी। हकलाने में जो हमें सुनाई व दिखाई पड़ता है वह सिर्फ ऊपरी और थोड़ी सी समस्या है। समस्या का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है और वह हमारी सोच, भावनाओं, मूल्यों आदि को निरंतर प्रभावित करता है। हमें पता नहीं चलता मगर यह अदृश्य हिमखंड हमें अनचाहे करियर, एकाकी जीवन शैली और अपने काम में घुटते रहने के लिए मजबूर करता चला जाता है। उल्टे हम इसे अपनी पसंद का नाम देकर और बढ़ा देते हैं, जीवन का स्थायी भाग बना लेते हैं। मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं। ये सही है। ये मैं आपके सामने एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक दिन क्या हुआ था, मैं शायद आई थिंक 8th या फिर 7th क्लास में होऊंगा। तो उस समय पे हमारे स्कूल में कुछ एनुअल डे या फिर स्पोर्ट्स डे था और काफ़ी और स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं खाना खा रहा था तो कोई आया और वो दूसरे कॉलेज का था और उसने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। और मैं बोल सकता था पर मैं खाना खाते टाइम बोला नहीं। तो वो कहता खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, तो ये तुम्हारे अंदर मैनर्स है। अरे उसको असली बात तो मालूम ही नहीं थी कि मैं हकलाता हूँ। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो हाँ, हमें ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। हमें पता चला, हाँ चलो ये तो पढ़ लिया। उल्टे हम अपनी पसंद, हाँ ठीक है, मैं एक वकील नहीं कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना चाहता था। अच्छा ठीक है, मुझे कोडिंग करना अच्छा लगता है आदि। हमारे इर्द गिर्द लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम कैसी मन स्थिति से गुजर रहे हैं। अपने चारों तरफ एक रूखेपन की दीवार बनाकर हम खुद को सुरक्षित समझते हैं और लोग कभी कभी हमें अहंकारी, घमंडी,
घमंडी, सामाजिक असामाजिक आदि भी समझ बैठते हैं। इन सब का दोष भी हम प्राय दुनिया पर ही मढ़ देते हैं। कई कई बार हम सचमुच एक सुपेरिटी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को श्रेष्ठ समझना की चादर ओढ़ लेते हैं। हम फुलाने वाले इंटेलिजेंट बुद्धिमान होते हैं। नहीं, ये मेरे को नहीं लगता था। बेवकूफ़ों से क्या बात करें। ये मुझे ल, 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 लगता था। पर सच तो यह है कि ये सारी रणनीतियाँ या तरकीबें किसी काम नहीं आती और देर सवेर अंदर ही तकलीफ हद से गुजर जाती है। तब हम क्योर की तलाश में भटकना शुरू कर देते हैं। सही है, ये मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं क्योर की तलाश में भटक रहा था। क्या आपका जीवन कुछ ऐसा है? अगर हाँ, तो आप यह पुस्तक आपके लिए ही है। और तीसा के स्वयं सहायता समूह में आपका मैदान खेलो खुद के लिए, खुद के, और मारो मैदान। ओके, जस्ट फाड़ के रख दो है, क्योंकि इस खेल के सभी नियम बदल चुके हैं। ठीक है, तो मतलब नियम अब हमारे अनुसार है। बोध कथा स्वीकारता का एक दूसरा पहलू। कुछ लोग कहते हैं मैंने हकलाने को स्वीकार कर लिया है, पर अब और क्या करना है? कुछ नहीं। पर सच तो यह है कि शब्दों में स्वीकार करना सिर्फ पहली सीढ़ी है। असली सफ़र इसके बाद शुरू होता है। यह बोध कथा यही समझाती है। एक बार एक आदमी लॉटरी जीत कर रातों रात बेहद अमीर बन गया। उसके मन में पहली बात आई कि मैं नौकरी क्यों करूं? मैं तो दूसरे को नौकरी दे सकता हूं। उसने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरे दिन उसके मन में आया कि इतनी सुबह क्यों उठ रहा हूँ? कौन सा ऑफिस पहुँचना है मुझे? सही है। कुछ दिन बाद उसे लगा कि दाढ़ी बनाना बेकार है। क्योंकि उसे कौन सा बॉस मिलने वाला है। तो इस तरह उसने नहाना धोना, कपड़े बदलना आदि सब बंद कर दिया और बिस्तर में पड़ा रहता सारे दिन। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया। उसे देखकर वह बगैर कुछ कहे लौटने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह नौकर से बात करे। काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे यकीन हुआ कि यह नौकर नहीं वरन उसका दोस्त ही है, जो उसे बात समझने देर नहीं लगी। वह मुस्कुराकर बोला, दोस्त, अमीर बनने के बाद तो तुम्हें और ज़्यादा काम करने पड़ेगा। समाज में अमीर होना एक बड़ी जिम्मेदारी है।
बेहतर है तुम एक जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, इसी तरह एक्सेप्टेंस आपको अपने प्रति जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि एक्सेप्टेंस के बाद करने योग्य विकल्प और बढ़ जाते हैं आगे के अध्यायों में यही बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। ये कोटास 13 जो रीडिंग के ऊपर था ये यहीं पूरा करते हैं, और कल कोशिश ये करूँगा कि कोटास 14 भी आज ही कंप्लीट कर दूँ, जिसमें एक प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।